हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में यूके ट्रिपल एससी हिंदी क्वेश्चन पेपर का पार्ट 101 देखेंगे। अगर आप यूके ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें 20 मार्क्स की हिंदी पूछी जाती है, उन सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपके 20 में से 15 प्लस मार्क्स आते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे लेवल की चल रही है। आपको पता है आने वाले टाइम में आपके पुलिस आरक्षी, फॉरेस्ट गार्ड, बीडीओ, बीपीडीओ, सीजपाल काफ़ी एग्ज़ाम होने हैं, जिसमें आपको पता है जनरल सिलेबस में हमारी हिंदी 20 मार्क्स की पूछी जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? तो देखिए, मैं फिर कहना चाहूँगा, आप जो है ना ये नहीं वर्ड को आप ज़रूर देख लें। कभी कभार जो है ना सीधा देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस पत्रिका से संबंधित, तो कभी कभार ना आप सीधा ही क्लिक कर देते हैं और आपका जो है आंसर वो गलत हो जाता है। तो आप ये नहीं ज़रूर पढ़ें। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? तो पहले आप देख लो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किन किन पत्रिकाओं से संबंधित थे। तो सबसे पहले देखिए मतवाला, ठीक है, मतवाला, समनव्य, सुधा। तो सबसे पहले इसमें समनव्य की बात करेंगे, ठीक है। समनव्य इसकी जो शुरुआत है 1922 में हुई थी, ठीक है, 1922 में। और इसका प्रकाशन होता था कलकत्ता से। कहाँ से होता था इसका प्रकाशन? कलकत्ता से। और ये कैसा पत्र था? साप्ताहिक। कैसा था? सॉरी, ये कैसा था? मासिक। सॉरी, ये कैसा था? मासिक था। मतवाला की बात करें तो इसका प्रकाशन होता था 1923 से, ठीक है, शुरुआत कह सकते हैं या स्थापना। तो मतवाला की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1923 में। ये भी किस स्थान से निकलता था? तो ये भी निकलता था कलकत्ता से, ठीक है। और ये कैसा पत्र था? साप्ताहिक था। कैसा था? साप्ताहिक था। सुधा, सुधा पत्रिका की बात करें तो इसका प्रकाशन शुरू हुआ था 1929 में। और किस स्थान से? लखनऊ से। कहाँ से गाइज? लखनऊ से। और एक ये मासिक पत्रिका थी। अब देखिए इसमें तीन तो ये किसके हो गए? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के। अब बचा इसमें एक, इंदु। इंदु पत्रिका जो है गाइज, ठीक है, इंदु पत्रिका जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1909 में, ठीक है, 1909 में इसकी शुरुआत हुई थी। और किस स्थान से हुई थी? वाराणसी से। कहाँ से हुई थी गाइज? वाराणसी से। और एक ये मासिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी ये? मासिक पत्रिका थी। और उसकी भाषा थी हिंदी। इसकी भाषा क्या थी? कैसी थी? मतलब हिंदी भाषा, ठीक है, हिंदी पत्रिका थी ये। और इसके जो संपादक थे वो थे अंबिका प्रसाद गुप्त। कौन थे? अंबिका प्रसाद गुप्त। इंदु पत्रिका से आप एक पॉइंट जरूर याद रखना, जयशंकर प्रसाद जी की आरंभिक रचनाओं को प्रकाशित करने का जो श्रेय जाता है वो इंदु पत्रिका को ही जाता है। अब देखिए, अगर जयशंकर प्रसाद की आपसे पूछ लें कि कौन कौन सी रचनाएं थी जिनका प्रकाशन जो है इंदु पत्रिका में हुआ था, तो आप याद रखना, ग्राम, खोलो द्वार, ठीक है, ग्राम, खोलो द्वार, और तीसरा है करुणालय, ठीक है, तीसरा है करुणालय। तो इन तीनों का प्रकाशन जो है इंदु पत्रिका में हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महादेवी वर्मा की किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं? तो देखिए, महादेवी वर्मा के ये चारों जो हैं रेखा चित्र हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं? तो आप याद रखना किस में प्रस्तुत किए हैं। तो ये है मेरा परिवार। किसमें? मेरा परिवार। तो आप याद रखेंगे महादेवी वर्मा की रचना है मेरा परिवार। तो इसमें जो है पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। अब बात करते हैं महादेवी वर्मा की। तो महादेवी वर्मा के जो प्रसिद्ध रेखा चित्र हैं वो आपने याद रखने हैं। तो देखिए, अतीत के चलचित्र ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्मृति की रेखाएं, ठीक है, स्मृति की रेखाएं। अब देखिए, जो स्मृति की रेखाएं हैं, ठीक है, स्मृति की जो रेखाएं हैं इससे संबंधित है भक्तिन, ठीक है, इससे संबंधित है भक्तिन। तो प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र जो भक्तिन है वो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। तो क्वेश्चन आपसे कर लेगा कि भक्तिन जो है किससे संबंधित है, ठीक है, आपको महादेव वर्मा के रेखा चित्र दे देगा और उनमें से पूछ लेगा किससे इसका संबंध है। तो आप याद रखना स्मृति की रेखाओं से।
ठीक है। भक्तिन के अब मुख्य पात्र जरूर याद रखना। भक्तिन की जो मुख्य पात्र है लक्ष्मी, ये एग्जाम में काफी बार पूछी गई है कि भक्तिन रेखा चित्र की जो मुख्य पात्र है उसका नाम क्या है, तो आप याद रखना लक्ष्मी। ठीक है। मेरा परिवार, पथ के साथी। ठीक है। उसके अलावा एक और है बिबिया, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है। बिबिया, ये भी जो है इनका एक प्रमुख रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा के जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 में। ठीक है। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। इनको किस उपनाम से जानते हैं, तो इनको कहते हैं हम लोग आधुनिक मीरा। ठीक है। आधुनिक मीरा या फिर आधुनिक युग की मीरा। चांद और जो साहित्यकार पत्रिका है उसमें इन्होंने संपादन किया है, तो आप याद रखना चांद और जो साहित्यकार पत्रिका है उसमें इन्होंने संपादन किया है। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल रखा है, ये भी आप याद रखना। ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको किस वर्ष मिला था, क्वेश्चन बना है और बनेगा भी। तो उनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये मिला था 1982 में। ठीक है। किसके लिए मिला था, यामा के लिए। इनकी रचना है यामा। इनके कविता संग्रह हैं वो आप याद रखना, वो सीरियल वाइज पूछता है कि पहले कौन सा प्रकाशित हुआ था, दूसरा कौन सा, तीसरा, इस तरह से। तो उनके कविता संग्रह आपने याद रखने हैं और उनका क्रम जरूर आप याद रखना। तो सबसे पहला आती है निहार। ठीक है। ये मिलान करने के देता है बढ़ते क्रम में। ठीक है। निहार, निहार के बाद आई थी रश्मि, रश्मि के बाद आई थी नीरजा। ठीक है। और नीरजा के बाद आई थी संध्या गीत। ठीक है। तो ये क्रम भी आप जो है याद रखना। निहार जो 1930 में आई थी, रश्मि 1932 में, नीरजा 1934 में और संध्या गीत 1936 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से ज्ञानाश्री शाखा के कवि नहीं है। देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से ज्ञानाश्री शाखा के कवि नहीं है। अब आपको पता है, देखिए आपको ये पता है कि ज्ञानाश्री शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन है, हमारे कबीरदास जी। लेकिन क्या पूछ रहा है इसमें से नहीं है। अब तीनों तो नहीं होंगे, तो आप याद रखना। ठीक है। आप ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवियों के नाम याद रखना। तो देखिए कबीरदास पहले हो गए, दूसरे आपने याद रखने हैं नानक। ठीक है। तीसरे हैं रेदास, तीसरे हैं रेदास। चौथे हैं दादू दयाल, दादू दयाल। सुंदर दास। ठीक है। सुंदर दास। और फिर आते हैं मलूक दास। कौन आते हैं, मलूक दास। उसके अलावा कबीरदास के शिष्य आपने याद रखने हैं धर्मदास। ठीक है। धर्मदास। तो देखिए इसमें दादू दयाल हैं, कबीरदास हैं, नानक हैं, लेकिन अग्रदास नहीं होंगे। ठीक है। ज्ञानाश्री शाखा के इसमें कभी कौन नहीं होंगे, अग्रदास नहीं होंगे। तो कबीरदास, नानक, रैदास, दादू दयाल, ठीक है, सुंदरदास, मलूकदास और धर्मदास, ये आपने याद रखने, ये ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रहीमन पुत्री श्याम मनुहु जलज मधुकर लसे, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये और पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। रहीमन पुत्री श्याम मनुहु जलज मधुकर लसे, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अगर आपने अलंकार पढ़ रखे हैं तो इसमें देखिए एक पहचान है मनुहु, और ये किसकी पहचान होती है, उत्प्रेक्षा अलंकार की। किसकी पहचान होती है ये, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है क्या, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना प्रकट की जाती है उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अब इसकी देखिए पहचान आपने याद रखनी है, जहाँ पर भी आपको मिले मनो, ठीक है, मनो, क्या मिलता है आपको, मानो। ठीक है। क्या मिलता है, मानो। मनहु, क्या मिलता है आपको, मनहु। जनो, ठीक है, जानो, जनहु, ठीक है, जनहु। जियो, ठीक है, जियो। ये अगर वर्ड आपको मिलते हैं तो आपको सीधा क्या लगाना है, उत्प्रेक्षा अलंकार। एक मैं उदाहरण आपको और बता देता हूँ। ठीक है। एक उदाहरण आप और याद रखना, नेत्र मानो कमल हैं। ठीक है। नेत्र मानो कमल हैं, नेत्र मानो कमल हैं। तो इसमें क्या आ रहा है, मानो। तो इससे आपका आंसर क्या हो जाएगा कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार जो है इसके तीन भेद होते हैं। ये
पॉइंट भी आप जरूर याद रखें। खासकर पूछता नहीं है लेकिन आप पता नहीं, क्योंकि एग्जामिनर जैसे क्वेश्चन बना रहा है आपको, ठीक है, कथन में पूछ ले कि उत्प्रेक्षा अलंकार से कौन सा कथन संबंधित नहीं है, इस तरह से, ठीक है। तो आप याद रखना उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद जो है वो है तीन: वस्तु प्रेक्षा, हेतु प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। तो ये भी आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, ठीक है। तो ये अशुद्ध वाले की इसमें बात कर रहा है। तो सबसे पहले देखो इसमें शुद्ध वाक्य कौन कौन से हैं, ठीक है। इसमें देख लो पहले शुद्ध वाक्य कौन कौन से हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये शुद्ध वाक्य है। कूली ने सामान उठाया, ये भी क्या है, शुद्ध वाक्य है। हत्यारे को मृत्युदंड की सजा हुई, देखिए अगर मृत्युदंड है तो सजा ही है, ठीक है, तो इसमें सजा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, हत्यारे को मृत्युदंड मिला। कैसा होता है ये, हत्यारे को मृत्युदंड मिला। तो ये इस तरह से शुद्ध होता, तो ये अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। डी भी देख लेते हैं, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे ए बी और डी जो है वो सही हैं, लेकिन सी वाला जो है हमारा गलत है, ठीक है। हत्यारे को मृत्युदंड की सजा हुई, ये गलत है। शुद्ध क्या होगा, हत्यारे को मृत्युदंड मिला। तो ये जो है शुद्ध होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाएं, वह किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वहां पर जो है किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर प्रयोग किया जाता है पूर्ण विराम चिन्ह का, ठीक है। पूर्ण विराम चिन्ह हमारा ये हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने खाना खाया तो लास्ट में हमारा पूर्ण विराम आ गया। ये जो चिन्ह है हिंदी का प्राचीनतम चिन्ह है, आप याद रखना। ये जो है पूर्ण विराम, ये हिंदी का प्राचीनतम चिन्ह है। इसका प्रयोग जो है वाक्य के अंत में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है। देखिए मैंने आपको कई बार कहा है अपनी वीडियो में, आप तो या तो संयुक्त वाक्य पढ़ लीजिए या फिर आप मिश्र वाक्य पढ़ लीजिए। आप दोनों में से एक को पढ़ लो, ठीक है। तो आपको दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आप एक को पढ़ लो, ठीक है। उसकी पहचान याद रखो आप कभी भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है इसमें, ठीक है। तो आप याद रखना इसमें क्या है पहचान, परंतु। तो नारायण धनी है परंतु कंजूस है, ठीक है। अब इसमें की जो है, देखिए की किसकी पहचान है, मिश्र वाक्य की, ठीक है। किसकी पहचान है, मिश्र वाक्य की। तो इसमें जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नारायण धनी है परंतु कंजूस है। परंतु किसकी पहचान है, संयुक्त वाक्य की। अब देखिए, अब संयुक्त वाक्य में आपको क्या क्या वर्ड आपको याद रखने हैं। तो देखिए, अगर आपको मिलता है और, ठीक है, और, एव, तथा, या, अथवा, ठीक है, अथवा, इसलिए, क्या हो गया, इसलिए, अतः, ठीक है, फिर भी, क्या मिलेगा आपको, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अगर ये आपको मिलते हैं योजक चिन्ह के रूप में तो आपको क्या लगाना है, संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मंदिर मदिरा, ठीक है। एक तरफ मंदिर है और एक तरफ मंदिरा है, युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। तो आपको जो है समानार्थी जो शब्द होते हैं ना, बिल्कुल एक तरह से लगते देखने में, वो आपको जरूर याद होने चाहिए। तो देखिए, मंदिर का आपको पता है, मंदिर को क्या बोलते हैं, देवालय, क्या बोलते हैं, देवालय, ठीक है। और मंदिरा जो होता है ये होता है अश्वशाला, ठीक है, जहाँ पर घोड़े होते हैं ना, रहते हैं, अस्तबल का, अस्तबल। तो अस्तबल तो इसमें है नहीं, अश्वशाला है, ठीक है। तो मंदिर का देवालय और मंदिरा का हमारा अश्वशाला। तो ऑप्शन ए जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सन्यासी का ब्लोम शब्द है। देखिए सन्यासी का सीधा क्या लगाते हैं, भोगी, जो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपने याद रखना सन्यासी का जो ब्लोम शब्द होता है वो होता है गृहस्थ, क्या होता है, गृहस्थ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पुंडरीक किसका पर्यायवाची है। इससे पहले भी जो है एग्जाम में ये वर्ड पूछा गया है, ठीक है। तो पुंडरीक जो है ये किसका पर्यायवाची है, तो ये किसका पर्यायवाची है गाइस, तो यह है सिंह का। किसका है, सिंह का। अब देखिए सिंह के आपको पता है क्या होता है, मृगराज, ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है,
मृगारी, ठीक है, मृगारी हो गया, मृगेंद्र हो गया, मृगेंद्र भी एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। केसरी, केसरी, ठीक है, केसी, के हरी भी एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है, जो किसका है, सिंह का। सारंग हो गया, शार्दुल, शार्दुल भी आपने याद रखना है, एग्ज़ामिनर काफ़ी पूछता है कि शार्दुल किसका पर्यायवाची है। वन राजा, बाहुबल, नाहर, चित्रक, नखार युद्ध, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है, नखरा युद्ध, युद्ध, ठीक है। तो ये किसके पर्यायवाची हैं, सभी सिंह के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब अगर आप डेली अगर अखबार पढ़ते हैं तो देखना आपके बहुत कम जो है ये शुद्ध वर्तनी वाले गलत होंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें प्रतिवादी क्या इस तरीके से लिखा जाता है, नहीं, प्रतिवादी जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है इस तरीके से, ठीक है, प्रतिवादी। अपकीर्ति, क्या अपकीर्ति सही लिखा हुआ है इसमें, नहीं, अपकीर्ति किस तरह से लिखा जाता है, तो अपकीर्ति लिखा जाता है छोटी ई की मात्रा ताप इधर आती है, ठीक है, तो इस तरह अपकीर्ति। जिजीविषा, जिजीविषा जो है इसमें बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अधिवेशन, अधिवेशन किस तरीके से लिखा जाता है, तो अधिवेशन लिखा जाता है इस तरीके से, ठीक है, पूरा सा आता है। तो आपको ये भी शुद्ध वर्तनी भी अच्छी तरह से आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। तो देखिए क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है धातु। क्या कहलाता है, धातु। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो देखिए इसमें क्या होता है, आप प्रयोग करके देख लो। चटनी खाई, ठीक है, कैसा है, स्त्रीलिंग है। नव्यता, ता जिसके लास्ट में आता अधिकतर वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। मधुरिमा, ठीक है, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन पहिया, पहिया चलता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, पुल्लिंग। तो आप इसका प्रयोग करके देख लो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है इसमें देशज है, तो ये हो जाएगा पेड़। कौन सा हो जाएगा, पेड़। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है। तो देखिए प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है, तो इसमें होता है प्रति, ठीक है, कैसे तोड़ेंगे उसको, प्रति प्लस कुल, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मैंने डुग्गू के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। तो आप देखिए इसमें आपको पता है कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, के लिए। तो ये के लिए जो है किसकी पहचान है, संप्रदान कारक की, ठीक है। अब देखिए ये आपको कैसे याद होनी चाहिए, देखिए कर्ता ने, ठीक है, कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से, आपादान से क्या, अलग होने से, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, हिमालय से गंगा अलग होती है, ठीक है, अलग होने का भाव। संबंध में का की, अधिकरण में पर, संबोधन में हे राम, इस तरह से जो होते हैं, ठीक है, इस तरह से हे और ये जो होता है, ठीक है हमारा, तो ये किसकी पहचान होती है, संबोधन की। तो आपको कारक भी याद होने चाहिए, कारक जो हैं वो होते हैं 8, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। टिप्पणी सदैव मानक नोटशीट पर लिखी जाती है, बिल्कुल सही है। टिप्पणी लेखन की शैली सदैव सीधी व सरल होती है, ठीक है, तो टिप्पणी लेखन की शैली सदैव सीधी व सरल होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। टिप्पण 5 प्रकार की होती है, देखिए टिप्पण जो है 5 प्रकार की नहीं होती है, यही जो है इसमें हमारा कथन गलत है। टिप्पण जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, प्रशासनिक टिप्पणी, पूर्ण टिप्पणी और आपत्ति पर आधारित टिप्पणी। टिप्पणी के 2 भाग होते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। इसमें हमारा जो है ऑप्शन सी जो है गलत हो जाएगा, टिप्पण के 5 प्रकार नहीं होते, 3 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ध्रुपद गायन का संबंध किससे है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्रुपद गायन का संबंध किससे है, तो ये है ब्रज भाषा से। किससे है, ब्रज भाषा से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सियो भोड़े घट घिरी गियो लोकोक्ति का
सही अर्थ है। आपको पता है एग्जामिनर कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति काफ़ी पूछ रहा है और शब्दावली का भी काफ़ी यूज़ कर रहा है, मतलब ठीक है, पेपर बनाने में। तो आपको शब्दावली अच्छी तरीके से आनी चाहिए। आप उसमें भी आप कम से कम 1 से डेढ़ घंटा अपना दीजिए। जैसा आप हिंदी पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड जीके पढ़ रहे हैं, ठीक है, जीके जीएस रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो वैसे ही आप जो है जो गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्ति हैं उन पर भी ध्यान दें। तो शियो भोड़े घट घिरी गयो लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए इसका अर्थ क्या होगा, सब कुछ नष्ट हो जाना, ठीक है, सब कुछ नष्ट हो जाना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा गलत है? ठीक है, तो एक तरफ देखिए नॉर्मल वर्ड दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है ये पहाड़ी वर्ड, कैसे? पहाड़ी हमारा गढ़वाली कुमाऊनी, इस तरीके से, ठीक है। तो किसान, अब किसान को देखिए क्या बोलते हैं, जिमदार। जिमदार है ये वैसे, जिमदार, ठीक है, जिमदार, टाइपिंग में गलती है इसमें थोड़ा, जिमदार। तो ये जिमदार कहा जाता है किसान को गढ़वाली में। किस में कहा जाता है किसान को जिमदार? तो ये कहा जाता है गढ़वाली में। काम, तो देखिए गढ़वाली में काम को कामी कहा जाता है, ठीक है। नौकर, नौकर को देखिए छयो किस में कहा जाता है? कुमाऊनी में। कुमाऊनी में नौकर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? छयो। तो देखिए निम्न में से कौन सा गलत है? तो इनमें से कोई नहीं, यानी सभी सही हैं इसमें, ठीक है। तो आपको जो है देखिए जो कुमाऊनी गढ़वाली जो शब्दावली है वो आपने पढ़नी है, क्योंकि आपको पता है यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और बाकी जो है आप नॉर्मली अपना सिलेबस उठाइए और उसके अकॉर्डिंग पढ़ते चलिए, क्योंकि आपको पता है हर हर टाइम ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसे ही पेपर मिलेगा, क्योंकि सिलेबस जो होता है ना, सिलेबस जो बेसिक होता है वो आपने पढ़ना है, क्योंकि अगर बेसिक आपका क्लियर है तो 50 से 60 मार्क्स का आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। क्योंकि बेसिक जो है हमें वो पढ़ना ज़रूरी है। पता चले आप बेसिक नहीं पढ़ रहे और सीधा हट गए तो वो भी आप क्या है, गलत है, क्योंकि आपका बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपसे अगर एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन है, मतलब जो आपको आता नहीं, अगर वो गलत होता है तो चलता है। अगर आपका बेसिक क्वेश्चन गलत हो गया तो आप मेरिट से बाहर हो जाते हैं, ठीक है, काफ़ी पीछे चले जाते हैं। तो आप बेसिक क्वेश्चन को गलत ना करें। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और गाइस आपके 20 में से जितने भी मार्क्स आए हैं, ठीक है, आपके 20 में से जितने भी मार्क्स आए हैं आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।